हेलो एंड वेलकम टू द फिजिक्स शो। ठीक है, आज हम एक बात करेंगे, एडवांस के लिए बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें थर्मोडायनामिक्स के लिए ये थर्मल फिजिक्स का मतलब जो हीट आपका टॉपिक है उसमें 3-4 चैप्टर है, जिसमें 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे तो क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है, लेकिन एक चैप्टर जो थर्मोडायनामिक्स है और दूसरा जो चैप्टर है ट्रांसमिशन ऑफ हीट, इस अक्सर ये आईआईटी रिपीट करता है मोटा मोटी। मतलब अगर आईआईटी एडवांस में टीचर क्वेश्चन सेटर का अगर दिमाग नहीं हिला हो तो वो हर साल एक क्वेश्चन इससे पूछता ही पूछता है। और सबसे मजे की बात ये है कि ये क्वेश्चन जो है सो आप आराम से बना सकते हैं, माने इसकी ऑलमोस्ट गारंटी है कि अगर पूछेगा तो इसका, चूंकि इसका एक रेंज लिमिट है तो उससे ज़्यादा ये नहीं पूछ सकता है। ठीक है, और कितना भी कुछ भी पूछेगा तो ये सवाल बनेगा, तो इसलिए एक क्वेश्चन के लिए तो कंफर्म हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि इसका एक क्वेश्चन तो बनना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात ये कि थर्मोडायनामिक्स में हम लोग कैसे कैसे क्या पढ़ते हैं, किस तरह से कैसे क्या करते हैं, तो इसमें हमको लगता है 2-3 क्लास तो लगेगा। ठीक है, 2-3 क्लास में कोशिश करेंगे कि हम आपको सम अप कर दें सो दैट कि सवाल बनना शुरू हो जाए, क्योंकि ऐसे भी बहुत ब्रीफ में भी पढ़ा देंगे तो हो सकता है सवाल बनाने में बहुत सारे लड़के नॉर्मली थर्मोडायनामिक्स वगैरह सब कम और उतने अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो पूरा टाइम मैकेनिक्स पढ़ने में लगा देते हैं, बाकी का टॉपिक में थोड़ा सा कम ज़्यादा होते रहता है, तो जिसके कारण आपको थोड़ी दिक्कत होती है सवाल बाकी टॉपिक का बनाने का। तो हम इस पूरे जो क्लासेस है, जो एडवांस के लिए हम क्लास ले रहे हैं, उसमें हम यही कोशिश करेंगे कि दूसरा टॉपिक ऐसा का हम आपको पढ़ा दें जिससे कि आपका सवाल आराम से एडवांस में बन जाए। अब है कि थर्मोडायनामिक्स का जो पहला क्लास है तो इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन में भी बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन हम उतना टाइम इसमें नहीं देंगे क्योंकि आपका पढ़ा हुआ भी होगा। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, तो टर्मिनोलॉजी आपको समझना पड़ेगा। टर्मिनोलॉजी में क्या क्या समझना पड़ेगा, जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग टर्म्स यूज्ड लिखते हैं। जो टर्म्स यूज्ड होता है, टर्म्स यूज्ड सवाल बनाने में, इससे पहला जो होता है इसमें सबसे पहला लिखता है सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग, इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो स्वाभाविक है, सिस्टम जैसे ये मान लेते हैं कि एक हम लोग पूरे है, इसमें एक पर्टिकुलर पार्ट हम इस पूरे का कंसीडर कर रहे हैं जिसपे कि हम अपना स्टडी फोकस करेंगे, तो इसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम बाहर का हो गया सराउंडिंग, जिससे हमको बहुत मतलब नहीं है। और ये जो सिस्टम और सराउंडिंग का जो इमेजिनरी लाइंस है ये, ठीक है, डॉटेड वाला जो लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर, तो ये 3 टर्म जो है सो मैंने डिफाइन करना जरूरी नहीं है, हम इसी में फिगर से ही समझा देना चाह रहे हैं, क्योंकि उतना फिर लिखना और पढ़ना पड़ेगा तो इसकी उतनी जरूरत नहीं है। एक तो हो गया सिस्टम जिस पर कि हम फोकस्ड करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो हमारा वीडियो देखेगा वो हमारे सिस्टम में आ गया। ठीक है, तो वो हमारा सिस्टम है, जो उसके अलावे बचेगा वो सराउंडिंग में आ गया। ठीक है, और इस सिस्टम और सराउंडिंग को जो बाइफरकेट करता है, इमेजिनरी लाइन है ये, जिसको हम लोग बाउंड्री लेयर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा टर्मिनोलॉजी है इसमें हीट ट्रांसफर, या पहले इंटरनल एनर्जी लिख दें। इंटरनल एनर्जी के नोटेशन के लिए जो है सो डेल्टा यू मान चेंज एक्चुअली होता है, या डेल्टा ई, दोनों नोटेशन है, आप जो भी यूज करना चाहें, ये इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, हालांकि सिस्टम और सराउंडिंग में क्या है कि सिस्टम भी बहुत तरह का होगा, जैसे सिस्टम में होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या है कि हीट और मास, यहाँ पे 2 चीज का हम लोग कंसिडरेशन करते हैं, हीट और मास का। ठीक है, तो जिसमें हीट और मास दोनों का ट्रांसफर होता है उसको हम लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं। जिसमें सिर्फ हीट का ट्रांसफर होगा लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होगा, उसको क्लोज सिस्टम।
और जिसमें नाइदर हीट नॉर मास, कोई भी चीज का ट्रांसफर नहीं होगा, उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो ये सब हम बोल दे रहे हैं, आप इसको समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, चाहे तो हम बोल जिस तरह से लिखते हैं बोल रहे हैं उस तरह से आप लिख भी सकते हो। लेकिन सिर्फ ये है ना कि सारे चीज का डिटेल्स करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने का। और आपको क्या है कि टाइम थोड़ा कम है, तो उस हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं, ठीक ना। अब है कि इंटरनल एनर्जी, हम एक्चुअली चेंज इन इंटरनल ये लिखे हैं, इसलिए कि एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी का वैल्यू या एनर्जी में किसी भी जगह पे एनर्जी हो या हीट हो, किसी का भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना समहाउ प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर निकालेंगे तो उसके लिए क्या है कि हमको एब्सोल्यूट जीरो पे ले जाना पड़ेगा एक टेम्परेचर। तो एक टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो, जो कि आप जानते हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जब एब्सोल्यूट जीरो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो हम लोग जो डिफाइन करेंगे वो भी सही नहीं होगा। तो इसलिए जब भी डिफाइंड होगा ये, ठीक ना, या तो थ्योरेटिकली हम इंटरनल एनर्जी या हीट की बात कर लेंगे जिसमें एब्सोल्यूट जीरो मान लेंगे कि आ गया, या नहीं तो हम चेंज के रूप में बात करेंगे। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है इसमें क्या है कि ये जो है सो इट इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम और बॉडी, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी गैसीय सिस्टम के लिए मेनली हम इसमें बात करते हैं, गैसीय सिस्टम और बॉडी ड्यू टू इट्स इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी, और हम लोग इसको पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं कि उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्फ़िगरेशन है, पोटेंशियल एनर्जी, उसके चलते जो गैसीय सिस्टम का या कोई भी बॉडी लिख दिए हैं, बॉडी का मतलब वो लिक्विड सॉलिड कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होगा इसको बोलते हैं। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि मैथमेटिकली जो इसको हम लिखते हैं, मैथमेटिकली ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, दिस इज NCV dt, डेल्टा टी लिखते हैं, यानी थीटा के टर्म में लिखेंगे तो डेल्टा E बराबर इसी NCV डेल्टा थीटा, नो प्रॉब्लम। चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर है, ये चाहे तो डिग्री सी में चेंज रहे तो सेम रहेगा, या चाहे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में रहेगा तभी से, माने केल्विन में भी रहेगा, क्योंकि ये चेंज है। तो पहला मतलब इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, NCV T2 minus T1, या दिस कैन आल्सो बी NCV θ2 minus θ1। इसी में अगर हम तीसरा पॉइंट लिखना चाहें, जहां पे इसमें हम लिख सकते हैं कि वेयर n जो हो गया सो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा गैसियस सिस्टम में, ठीक है। और अगर मान लेते हैं C भी, ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सब आइडिया होगा, इसका डेफिनेशन वगैरह आप लोग जानते होंगे। तो इसको हम लोग गामा के टर्म में लिखते हैं तो R बटा गामा -1, जहाँ R जो हो गया सो मोलर गैस कांस्टेंट, वेयर R मोलर गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसमें एक चीज और शायद पता हो कि ये दो तरह का चीज होता है, एक तो कैपिटल R हो गया जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, और एक स्मॉल r भी आता है जो कि स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट बोलते हैं, इसको हम स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। कहने का मतलब यह है कि स्मॉल r अगर एक ही गैस के लिए हम लोग बात करेंगे, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस जो है सो अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग प्रेशर पे होगा, और सिर्फ उसी सिस्टम में हाइड्रोजन के लिए बात करते रहेंगे तो हम स्मॉल r भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो स्मॉल r होता है
ये R/m होता है। मतलब इसको हम ये मोलर गैस मोलिकुलर मास हो गया, माने मोलर मास हो गया, कहने का मतलब ये हो गया m। ठीक है, तो ये इस तरह से एक रिलेशन है। अब रही बात ये कि हम अगर आगे बात करें तो आगे बात करेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में जो है सो अगर CV वैरी कर जाए, when CV varies, when CV depends on टेम्परेचर, लेट अस से जैसे हम लिखना चाहेंगे दैट इज CV फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो या थीटा माने डिग्री C में हो, कोई बात नहीं है। इन दिस केस देन हम इंटरनल एनर्जी जो लिखते हैं du या डेल्टा E कुछ भी लिखेंगे, ये दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ du और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ NCV dt। अगर n कांस्टेंट है मास पे, नॉर्मली हम मास कांस्टेंट ही की बात करते हैं क्लोज सिस्टम के लिए, तो ये NCV dt लिख सकते हैं। अगर थोड़ा और आगे लिखना चाहें तो दिस विल बी n और CV का मतलब हो गया फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और dt एंड दिस इज फ्रॉम T1 टू T2, कुछ इस तरह से लिमिट डाल के हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम लोग बात करना चाहें तो इंटरनल एनर्जी जो है सो ये पॉइंट फंक्शन होता है। पॉइंट फंक्शन का मतलब ये हुआ कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो पॉइंट फंक्शन में लिखेंगे इट इज द पॉइंट फंक्शन। इट इज द पॉइंट फंक्शन that is it remains independent of the path covered, जैसे the path taken, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं तो थर्मोडायनामिक पाथ बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करना चाहें, मान लीजिए कि कोई डायग्राम PV डायग्राम हम ड्रॉ कर दें और इस तरह से जो है हम अगर बात करना चाहें, जैसे लेटर से कि 2 पॉइंट है और एक यहाँ से पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तो एक पहला से दूसरा होकर के जाने के लिए अगर पाथ की हम बात करें तो 1 नंबर का पाथ ABC, 3 पाथ है। आपको दिखाई दे रहा है कि 3 पाथ में से पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जाने में अगर पॉइंट सेम है तो चाहे किसी भी पाथ से हम लोग बात करें, इंटरनल एनर्जी का वैल्यू का जो चेंज है वो सेम रहेगा। जैसे हम अगर लिखना चाहें तो डेल्टा E लिखते हैं, डेल्टा E थ्रू पाथ 1 और पॉइंट 1 से 2 में, चाहे A से पहला से जाए, चाहे डेल्टा E से लिखेंगे पाथ 1 से 2 में, चाहे B से जाए, फिर बराबर अगर लिखते हैं तो डेल्टा E पाथ 1 से यानी पॉइंट 1 से 2 में, चाहे तीसरा से जाए। ये तीनों पॉइंट से जो ये C से जाए, तीनों पॉइंट का जो अगर माने तीनों पाथ से जो भी होगा, ये कहने का सेंस यही है कि इट इज पॉइंट फंक्शन, मतलब अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम रहता है तो ये सेम चेंज हो जाएगा। मतलब इसको जिस तरह से भी लिखना चाहें हम इसको दूसरे तरीका से इससे भी लिख सकते हैं, जैसे E2 माइनस E1 ये हो जाएगा ये पाथ ए से हम लिखें बराबर E2 माइनस E1, ये पाथ बी से लिखें बराबर E2 माइनस E1, ये पाथ सी से लिखें। ये जो है सो कई बार इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित भी क्वेश्चन पूछा जाता है, IIT में पूछता है, ठीक है ना, कि इस पाथ से गया तो इतना वर्क डन हो गया, इस पाथ से गया तो इतना वर्क डन हो गया। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं ये यही कॉन्सेप्ट बेसिक, चूंकि ये कॉमन है, किसी भी पाथ से जाएगा तो ये जो हो गया सो कॉमन हो गया। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर अगर हम इसको देखना चाहें कुछ इस तरह से इंटरनल एनर्जी में, तो ऑब्वियस है कि
अगला पॉइंट हम अगर लिखना चाहें, एक मिनट, अगर इसमें लिखना चाहें हम, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि इंटरनल एनर्जी में जो है सो हम लोग डेल्टा यू बराबर लिखते हैं, डेल्टा यू या डेल्टा ई, दिस इज एन आर बाई गामा माइनस 1 एंड दिस इज T2 माइनस T1, ठीक है। इंटरनल एनर्जी इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। कहने का ये कि अगर किसी भी सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी है तो वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा टेम्परेचर को। दूसरे तरीका से हम ये भी कह सकते हैं कि इट कॉरेस्पॉन्ड्स to the temperature of the body of the body। उसके बाद इसमें जो दूसरा पॉइंट है इंटरनल एनर्जी में, तो हमको लगता है इतना में काम चल जाएगा, ठीक है ना। इसमें और बहुत सारा पॉइंट्स है, बहुत सारा चीज का कैलकुलेशन है, तो हम लोग अभी नहीं करेंगे, इतना से हमारा काम तत्काल चल जाए। अब क्या है कि अगला जो बात है इसमें यह है वर्क डन, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट अगर हम लिखते हैं इसमें तो वर्क डन, या हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहें तो मैकेनिकल वर्क बोलते हैं, मैकेनिकल वर्क। ऐसे पिस्टन सिलेंडर एलिमेंट नॉर्मली थर्मोडायनामिक्स में होता है, ये इसको हम लोग पिस्टन बोलते हैं, और ये सिलेंडर हो गया, इसमें गैस रहता है। तो इस पर अगर हम प्रेशर रख कर दाब दें इसको, ठीक ना, फोर्स या प्रेशर आप जो लिखना चाहें, तो अगर ये इस तरह से खिसक के आ गया इधर, तो स्वाभाविक है पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा एक्स। अगर हम बात करना चाहें इसमें तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, तो इसका वर्क हो गया, तो इसलिए इसको मैकेनिकल वर्क भी बोलते हैं या सिंपली थर्मोडायनामिक वर्क बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं, जो बोलना चाहें। तो फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ वर्क डन अगर हम लिख दें, फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ वर्क डन, तो ये आपको याद होगा कि F इंटू डेल्टा एक्स था, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये मतलब ऐसे लिख सकते F गुने x2 माइनस x1, ऐसे तो वेक्टर फॉर्म में शायद इन वेक्टर फॉर्म लिखें, हालांकि इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा वर्क डन बराबर हो जाएगा F डॉट डेल्टा आर, ऐसे भी वेक्टर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहें तो दिस अगेन लिखते हैं, तो एलिमेंट्री केस में लिखेंगे तो डेल्टा वर्क बराबर इंटीग्रेशन dw, और दिस विल बी इंटीग्रेशन f dx cos थीटा। यहाँ पे सिंस लिखेंगे, सिंस पिस्टन सिलेंडर का मूवमेंट थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, या बहुत होगा तो 180 जगह गैस अगर एक्सपेंड करेगा तो ऑब्वियस है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि f dx का इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा डेल्टा, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से लिखें इसमें, तो दिस अगेन इंप्लाइज कि f को हम लोग प्रेशर गुने एरिया लिख सकते हैं इंटू dx, इसका प्रेशर और एरिया गुने dx लिखेंगे तो ये हो जाएगा dv, मतलब p गुने dv, ये हो गया p dv। माने हम लोग वर्क डन को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे v1 से v2 या जिस जो डिपेंड करेगा उस पे, लेकिन ये लिखते हैं फॉर क्लोज सिस्टम। ये क्लोज्ड अगर सिस्टम है तभी लिख सकते हैं, जैसे
हम बताए थे कि क्लोज सिस्टम होगा, ओपन क्लोज में मास का फ्लो नहीं होता है। जैसे मान लो कि मास का फ्लो फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है कि लिक्विड फ्लो करता है, तो उस केस में क्या है कि हम ये नहीं लिख सकते। उस केस में हमारा जो सिस्टम है तो बदल जाएगा। इन दैट केस इट विल बी v इंटू डी पी का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो खैर वो अभी हम बाद में देख लेंगे। हमारा करने का मतलब ये क्लोज सिस्टम में पी डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो स्वाभाविक है बाहर आ जाएगा। अगर प्रेशर वेरिएबल है, प्रेशर v पर डिपेंड कर सकता है, t पर डिपेंड कर सकता है, किसी भी चीज पर प्रेशर डिपेंड कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ फंक्शन रखेंगे और जो लिमिट होगा वो लिमिट करके हम क्वेश्चन दो चार को करके दिखाएंगे क्वेश्चन में कि हम कैसे वर्क डन निकालते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है। अब इसके लिए अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें, साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क डन, साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ वर्क डन, तो साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क डन में यहाँ पे हमारा जो कन्वेंशन है वो ये है कि अगर गैस एक्सपेंड करता है तो स्वाभाविक एक्सपेंड करेगा तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा, इनिशियल वॉल्यूम कम होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम लिखेंगे फॉर एक्सपेंशन प्रोसेस, फॉर एक्सपेंशन प्रोसेस जो वर्क डन होगा, वर्क डन ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा। ठीक है। फॉर कंप्रेशन प्रोसेस, कंप्रेशन जब होगा, कंप्रेशन प्रोसेस जो वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन जो हो जाएगा सो निगेटिव हो जाएगा वजह। अच्छा, इसमें एक बात और बता दूं कि केमिस्ट्री में ये साइन कन्वेंशन उल्टा है। केमिस्ट्री में जो है सो कई बार का एक्सपेंशन कंप्रेशन का मतलब उस तरह से कॉन्सेप्ट है कि उसमें एक्सपेंशन में निगेटिव हो गया कम, उसका अपना साइन कन्वेंशन है। फिजिक्स में साइन कन्वेंशन यही होता है। और ये क्या है कि वर्क डन जैसे सिंपल कंप्रेस करेंगे, इसका मैंने फाइनल वॉल्यूम कम होगा, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, तो स्वाभाविक है कि चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन पी इंटू डी वी का इंटीग्रेशन था, तो जब चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव आएगा तो निगेटिव आ जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन है। ठीक है। अब अगर अगला पॉइंट जो है, तो अगला इसमें जो है ये है चौथा में हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, इसको डेल्टा क्यू बोलते हैं या हम डेल्टा एच भी ले सकते हैं। ठीक है। तो डेल्टा क्यू और डेल्टा एच जो है हीट ट्रांसफर का मतलब हुआ कि टोटल एनर्जी का जो सिस्टम से एक्सचेंज होता है, सिस्टम बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, उसको हम लोग हीट ट्रांसफर नाम देते हैं। अब है क्या कि मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो मैथमेटिकली जो लिखते हैं हीट ट्रांसफर का डेल्टा क्यू बराबर ये एन सी डी टी हम लिख सकते हैं। एलिमेंट्री के लिए बात करेंगे आपका इंटीग्रेशन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बराबर एन सी टी टू माइनस टी वन या एन सी डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी, लेकिन सी वैरी करेगा। ठीक ना। अगर हम इसी में लिखना चाहें कि व्हेन सी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो स्वाभाविक है दैट इज अगर लिखेंगे दैट इज सी बराबर हो जाएगा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब डेल्टा क्यू जो हीट ट्रांसफर लिखते हैं ये एन सी डी टी का इंटीग्रेशन करके लिखेंगे, एन दिस इज एन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और डी टी, ये हो जाएगा। दिस इज फ्रॉम T1 टू T2, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि C जो है स्पेसिफिक या मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं, हम इसको लिख सकते हैं वेयर C बराबर जो हो जाएगा दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी। ये मोलर हीट कैपेसिटी क्या है हम थोड़ा आगे बात कर लेंगे। ये अगला पॉइंट्स जो है ना, दो चार पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, और ऐसे तो बहुत सारा पॉइंट्स है।
ठीक है, और 2-4 पॉइंट हम अभी डिस्कस करेंगे जिसमें कि मोलर हीट कैपेसिटी हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हीट के लिए अब इसमें क्या है कि हीट के लिए तो कोई जनरल ये है नहीं, तो जनरल नहीं है तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसका भी साइन कन्वेंशन हम लिखते हैं। तो साइन कन्वेंशन ऑफ हीट ट्रांसफर अगर हम लिखना चाहें, साइन कन्वेंशन ऑफ हीट ट्रांसफर, क्योंकि ये सारे के सारे जो है सो थर्मोडायनामिक्स का जब सवाल बनाएंगे तो इसमें ये यूज होगा। अब मान लो कि बिना बेसिक डिस्कस किए हुए अगर हम बिना इसका डिस्कस किए हुए सवाल बना दे डायरेक्ट, तो फिर सडनली तो मजा नहीं आएगा। माने सवाल हम चाहते हैं कि हम 1-2 सवाल बनाएं और आप सवाल बनाएं, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आपको बनाना है, मुझे तो बनाना नहीं। तो इसलिए हम उस तरह से तैयार कराना चाह रहे हैं। तो साइन कन्वेंशन जो होगा सो हीट, साइन कन्वेंशन क्या होगा, सिस्टम से या तो हीट बाहर जाएगा या सिस्टम में हीट आएगा। तो जब हीट सिस्टम में आएगा, ठीक है, तो स्वाभाविक है कि इनिशियल हीट जितना था और जब बाहर से सिस्टम में हीट आया तो हीट इसका बढ़ गया, तो चेंज पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि सिस्टम से हीट बाहर गया, ठीक है, तो स्वाभाविक है जो इनिशियल हीट था और बाद का हीट कम हो जाएगा, तो चेंज जो है सो निगेटिव हो गया। तो हम यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन लेते हैं उसमें ये लेते हैं कि व्हेन हीट फ्लोज फ्रॉम सिस्टम, कहने का बाहर गया सिस्टम, तो डेल्टा क्यू जो हम लेंगे ये निगेटिव ले लेंगे। सिस्टम से बाहर गया, क्योंकि बाहर बाद वाला हीट कम हो गया। when heat flows into the system तो जो डेल्टा क्यू हो जाएगा ये जो है सो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखें, क्योंकि ये सारा चीज की है, सिस्टम में हीट दिया गया या सिस्टम से हीट निकाला गया, हम लोग इसे भी बोल सकते हैं कि when the heat is added to the system तो it will be taken as positive, when the heat is removed from the system तो it will be taken as negative, ठीक है। तो वो उस हिसाब से हम लोग बात कर लेते। तो ये था हीट ट्रांसफर का। अब इसमें एक चीज आता है इंथैल्पी चेंज, भी कई बार पूछता है, तो हम अगला पॉइंट लिखते हैं इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज इसको हम लोग डेल्टा एच से भी बोलते हैं, ठीक है। इंथैल्पी के लिए इंथैल्पी भी कई बार टोटल एनर्जी हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम होता है। तो ये लिखते हैं कि इट इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। Heat content of the system। मैथमेटिकली अगर हम इसको देते हैं तो डेल्टा एच बराबर लिखेंगे इसे NCP dt, डेल्टा टी, जहां पे n तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया, मोल्स नंबर, और Cp जो हो गया सो ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी at constant pressure, अगेन अगर इसमें लिखें कि अगेन अगर मान लीजिए लिखते हैं कि अगर व्हेन Cp जो है सो वेरिएबल हो जाए, वेरिएबल का मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाए, तो अब हम अगर बात करेंगे तो डेल्टा एच बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन डी एच एंड दिस इज इंटीग्रेशन NCP dt एंड दैट विल बी फ्रॉम T1 टू T2। हालांकि लिखेंगे टोटल हीट कंटेंट, तो कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना, कि इंथैल्पी क्या,
टोटल एनर्जी के बराबर है, माने जो हीट हम लोग हीट ट्रांसफर लिख रहे थे तो क्या इंथैल्पी हीट ट्रांसफर के बराबर है? तो नॉट ऑलवेज, ऐसा कई बार हो सकता है कि जो हीट ट्रांसफर है वो इंथैल्पी जो है वो हीट ट्रांसफर के बराबर भी हो जाए, लेकिन हमेशा नहीं होता ये। तो इसलिए हीट ट्रांसफर एक अलग पैरामीटर्स है और इंथैल्पी चेंज एक अलग पैरामीटर्स है। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इंथैल्पी चेंज के डिपेंड करता है कि ये जो है इंथैल्पी चेंज के बारे में अगर बात करेंगे तो डेल्टा एच जो हो गया ये पाथ और पॉइंट दोनों फंक्शन हो सकता है, पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन the nature of work transfer, the nature of work transfer और द हीट ट्रांसफर। मैंने ऐसा कई बार सिस्टम में होता है कि हम और हीट ट्रांसफर कि डायरेक्ट हम हीट ही दे दिए सिस्टम में, तो ये डिपेंड करेगा कि हीट ट्रांसफर पर कि वर्क ट्रांसफर किस तरह से दिए। अगर हीट ट्रांसफर मान लो पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, वर्क ट्रांसफर तो पॉइंट फंक्शन नहीं हो सकता, तो पाथ ही पे डिपेंड करेगा। हालांकि मैकेनिक्स में दो तरह का चीज है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड सिस्टम और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड सिस्टम। तो कंजर्वेटिव में क्या होता है कि पॉइंट फंक्शन होता है, नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है, मतलब उसको इनिशियल और फाइनल से फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन जो है सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड सिस्टम है, तो उसमें जो वर्क डन होगा ये हमेशा पाथ पे डिपेंड करेगा, पॉइंट पे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन कुछ इस तरह का भी फोर्स है, ठीक है, जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल मैंने डिसिपेटिव फोर्स मतलब फ्रिक्शन फोर्स को छोड़ के बाकी मोटा मोटी जितना फोर्स इन्वॉल्व है, जैसे 3 तरह का फ्रिक्शन फोर्स आपके सिलेबस में, एक तो मैकेनिक्स का फोर्स जो है Fs लेस देन इक्वल टू जो है सो माने काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा एक एयर फ्रिक्शन है माने एयर रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, तीसरा जो है सो विस्कस फोर्स है लिक्विड में, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में भी फ्रिक्शन फोर्स है, नाम अलग अलग है, नेचर एक ही जैसा है कि भाई जो मोशन होगा उसका वो विरोध करेगा। उस केस में ये कंजर्वेटिव माने नॉन कंजर्वेटिव हो गया, तो उस केस में जो है सो वर्क डन जो होगा सो पाथ फंक्शन हो जाएगा। अदरवाइज इसके अलावे जितना सिलेबस में फोर्स है करीब करीब सारे फोर्स जो है सो कंजर्वेटिव हैं और सारे के जो वर्क डन हो गए वो पॉइंट फंक्शन होंगे, पॉइंट पे डिपेंड करेंगे, माने इनिशियल और फाइनल पॉइंट चाहे जिस तरीके से ले जाए बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हम लोग लिखते हैं इंथैल्पी चेंज के लिए। तो इंथैल्पी चेंज जो आएगा वो आगे हम दिखाएंगे, बट ये है कि एक नोट करके हम इसमें एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं, ये Cp माइनस Cv बराबर R ऐसा सिस्टम में होता है, और Cp बाई Cv इसको गामा बोलते हैं, दिस इज गामा। गामा इसका नाम क्या है? एडियाबेटिक एक्सपोनेंट इसका नाम है, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। ठीक है, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में ये पी भी गामा पे माने पी भी पे एक्सपोनेंट के रूप में रहता है, इसलिए इसका नाम है एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। अगर ये दोनों हम यूज करें, मतलब यहां से लिखते हैं नाउ ऑल्सो Cp माइनस Cv बराबर R है, एंड दिस इज गामा माइनस गामा Cv माइनस Cv बराबर R। इसको अगर हम लिखना चाहें इसका माने हो जाएगा Cv अगर ले लेंगे तो गामा माइनस 1, ये दिस विल बी R, तो Cv बराबर हो जाएगा R बटा गामा माइनस 1। इसका हम यूज कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा यूनिट डायमेंशन में क्या है कि गामा का कोई यूनिट नहीं है, तो जो Cv का यूनिट होगा वही R का यूनिट होगा, तो यूनिट ऑफ Cv सेम एज R। ठीक है, अच्छा Cp अगेन अगर Cp के लिए बात करेंगे तो Cp बराबर हो जाएगा दिस इज गामा इंटू Cv एंड दिस इज गामा R बाई गामा माइनस 1। हम अगर लिखना चाहें अगेन
यूनिट ऑफ सीवी अगर लिखते हैं, यूनिट ऑफ सीपी, तो ये भी हो जाएगा आर के। लेकिन ये दोनों सिस्टम जब एसआई में सारा मेजरमेंट होगा तब ऐसा भी हो सकता है कि सीवी और सीपी का यूनिट अगर अलग हो तो गामा और आर का सीपी और सीवी का अगर यूनिट अलग होगा तो आर का यूनिट अलग हो जाएगा। कैसे? तो एक चीज हम ये भी नोट करके लिख देते हैं। नोट करके, नोट में जो अगला पॉइंट होगा, जैसे एक चीज देख लो, सीपी जो होगा सो ऐसा हम लिख सकते हैं, सीपी अगर है क्या, अगर वैसे ही के लिए लिखेंगे, ठीक ना, तो ये हो गया जूल पर मोल पर केल्विन। इसी को हम लोग लिख सकते हैं जूल, कई बार ऐसा भी होता है पर ग्राम पर केल्विन, ऐसा भी लिख सकते हैं, कैलोरी या किलो कैलोरी भी लिख सकते हैं, कैलोरी पर मोल पर केल्विन, या फिर हम लिख सकते हैं कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ये डिफिनीशन में, सीपी के डिफिनीशन में चेंज इन टेम्परेचर आता है, तो इसलिए केल्विन में हो या डिग्री सी में हो, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर हम इसमें लिखना चाहें सीवी के लिए, तो सीवी के लिए भी सेम चीज है, जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर ग्राम पर केल्विन, कैलोरी पर मोल पर केल्विन, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। अब ये डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें सीपी सीवी का वैल्यू जो दिया हुआ है, आईटी में, स्पेशली आईटी में रहता है ये सब, ठीक ना, तो किस यूनिट में दिया हुआ है। जैसे हम अगर इसमें बात करना चाहें, इसी पॉइंट में बात करते हैं, तो ऑल्सो अगर मान लेते लिखते हैं इफ CV एंड CP आर गिवन इन जूल पर ग्राम पर केल्विन, और आर के लिए तो पता ही है, ये हमेशा जो रहता है सो जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। देन Cp माइनस CV जो हो जाएगा, एंड इट विल बी R बाई M, जहां M जो हो जाएगा सो वेयर M जो होगा सो मोलिकुलर मास हो जाएगा या मोलर मास, मतलब कुछ इस तरह से। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जो है ना, ये यूनिट हम लोग अगर ध्यान रखेंगे तो उस हिसाब से ये चीज आएगा, ठीक है।